आज की इस सभा में आप सभी का हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि हम सब को ज्ञात है कि आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए हम इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। ये जो दिवस मनाया जा रहा है वो अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं आदरणीय प्राचार्य मैडम से निवेदन करूंगी और अमृत महोत्सव समिति के सभी सदस्यों से भी निवेदन करूंगी कि कृपया ये मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। कुछ लोग थे जो वक्त के साथ बदल गए और कुछ लोग थे जो साँचे को ही बदल गए। ऐसे ही अमर शहीदों, जननायक और अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले वीर शहीदों को याद करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदिवासी, वनवासी, जनजाति, ये शब्द हमने बचपन से ही सुनते आए हैं और जो सहस्त्राब्दियों से एक छवि हमारे दिमाग में जो इन लोगों के मन में हमारे लिए बसी है कि आदिवासी मतलब पिछड़े हुए लोग जो वनों में रहते हैं, लंगोटी पहनते हैं और काफ़ी साधारण सा जीवन यापन करते हैं। यही हमारी छवि है दिमाग में, पर वास्तविकता ये नहीं है। आदि का मतलब है प्राचीन। जो लोग हजारों सालों से, लाखों सालों से इस देश में रह रहे हैं उन्हीं को हमने कहा है आदि या प्राचीन कालीन वासी, वास करने वाले। जो लंबे समय से इस देश में निवास कर रहे हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं। आप खुद ही देखिए, एक शब्द पे जरा गौर फरमाएंगे, आदि शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य। आदि मतलब जो सबसे पहले होता है वो शंकराचार्य। तो यहाँ आदि से मतलब वो ही है कि वो लोग जो लंबे समय से इस देश में निवास कर रहे हैं और वही सर्वप्रथम निवासी थे। जनजाति समाज के बारे में मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी।
सन 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 153 लाख जनजातीय व्यक्ति निवास करते हैं, जो हमारी जनसंख्या का 20% है। वैसे तो पूरे भारत में और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां निवास कर रही है, पर यहाँ इस कार्यक्रम में हम मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में ही बात करेंगे। झाबुआ वो पहला जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा जनजातीय व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद अन्य जिलों का नंबर आता है, और जो जनजातियाँ हमारे राज्य में निवास कर रही है वे है गोंड, भील, बेगा, कोरकू, भारिया, कोल इत्यादि। कुछ आविष्कार करने का श्रेय भी जनजातियों को है, जैसे कंघी का हम सभी उपयोग करते हैं, पर एक जनजाति ने कंघी का आविष्कार किया था और उसमें कंघी शिल्प आज भी उतना ही प्रचलित है। बंजारा जनजाति का हम सबने नाम सुना है और हम इनको घुमक्कड़ या घुमंतू जनजाति के रूप में याद करते हैं, पर बंजारों के साथ ऐसा नहीं है। ये एक समय में जब मैंने देश गुलामी के चंगुल में नहीं फंसा था, तो ये व्यापारी लोग थे जो बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और व्यापार करते थे। एक प्रसिद्ध बंजारा है लाखा बंजारा, क्योंकि उनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा थी इसलिए उनको लाखा बंजारा के नाम से संबोधित किया गया। और सागर शहर में जो झील है, कहा जाता है कि ये लाखा बंजारा ने ही बनवाई थी। मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है उस पर आती हूँ। हम आज जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो उन नायकों पर आधारित है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और दूसरा जनजातीय वर्ग से जिनका ताल्लुक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारी महाविद्यालय की छात्राएं कुछ नायकों पर भाषण भी देगी, उनके जीवन से परिचित भी कराएगी, और कुछ छात्राएं उस गेटअप में आएगी और उस गेटअप के रूप में उन अमर शहीदों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी BBA प्रथम वर्ष की छात्रा राशि शर्मा को कि वे मंच पर आए और खाजिया नायक के योगदान से हम सबको परिचित कराए। राशि शर्मा। नमस्कार, मैं राशि शर्मा आप सभी के समक्ष खाजिया नायक जी के विषय पर कुछ कहना चाहूँ। खाजिया नायक जी अंग्रेजों की भील, गौड़, पलटन के एक सामान्य सिपाही थे। उन्हें सेंधवा जमाली चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबी मार्ग की निगरानी का काम सौंपा गया था। खाजिया ने 1831 से 1851 तक इस काम को पूर्ण निष्ठा से किया। एक बार गश्त के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को यात्रियों को लूटते देखा। इससे वह इतना भड़क गए और उस व्यक्ति पर बिना सोचे समझे टूट पड़े। इस अपराधी की मौके पर ही मौत हो गई। शासन ने कानून को अपने हाथ में लेने के लिए 10 साल की सजा सुनाई, क्योंकि वे जेल में अनुशासित रहे, इसलिए उनकी सजा को घटाकर 5 साल कर दिया गया। जेल से रिहा होकर वह सरकारी काम की मांग के लिए लौटे, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी गई। इससे वे शासन से नाराज हो गए और उनसे बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करने लगे। इतिहासकार
डॉक्टर S.N. यादव के अनुसार जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह शुरू हुआ तो ब्रिटिश अधिकारियों ने कई पूर्व सैनिकों और खाजा जी को फिर से काम पर वापस बुलाया, लेकिन खाजा जी के मन में ब्रिटिश सरकार के लिए नफरत का बीज पहले से ही अंकुरित हो चुका था। वह शांत भाव से फिर काम करने लगे, लेकिन अब उनका मन काम में नहीं लगता था। एक बार एक छोटी सी भूल पर अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बर्च ने उन्हें अपमानित किया। उनके रूप रंग और जातियों के अनुसार उन्हें बहुत खराब टिप्पणियां दी। अब खाजा जी से और सहन नहीं हुआ। उन्होंने नौकरी से त्याग दे दिया। बदले की भावना उनके मन में इतनी प्रबल थी कि वह बड़वानी क्षेत्र मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी नेता भीम गौड़ नायक जी से मिल गए, जो रिश्ते में उनके बहनोई लगते थे। यहीं से दोनों की जोड़ी बनी, जिससे भील गौड़ों ने की एक सेना बनाई और निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाया। भील गौड़ समुदाय शिक्षा और आर्थिक रूप से बहुत पीछे थे, लेकिन उनका अभिमान, उनका साहस और उनका अभिमान टूट कर भरा था। एक बार जब उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो पीछे हटने की कोई संभावना नहीं थी। इस सेना ने ब्रिटिश खजाने को लूट लिया, उन्हें मार डाला और उनके पिट्ठुओं को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जंगल और झाड़ियों के गहरे ज्ञान के कारण बहादुर भील गौड़ योद्धा हमेशा बच जाते। अब सरकार ने नीति का सहारा लिया और 1000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। इन दोनों भील गौड़ नायकों को पकड़वाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। तब के 1000 आज के 10 लाख के बराबर थे। और इसी तरह खाजा नायक जी के लिए उन्होंने इसकी रचना की गई। 11 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना और भील गौड़ सेना के बीच मुठभेड़ भावना और सिलावत के बीच स्थित आमलिया पानी के गांव में हुई। ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार थे, जबकि भील गौड़ ने अपने पारंपरिक हथियारों के साथ युद्ध किया। यह युद्ध सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक हुआ। खाजा नायक के वीर पुत्र दौलत सिंह सहित कई योद्धा बलिदान हुए। आज भी पूरे निमाड़ क्षेत्र में उन योद्धाओं की पूजा होती है और उनकी श्रद्धा भावना उनके लिए प्रकट की जाती है, जिन्होंने अपने राष्ट्र के गौरव के लिए अपनी जान दी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राशि शर्मा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो वक्ता मंच पर पधार रही है वह है बीकॉम 2य वर्ष की छात्रा खुशबू जायसवाल। वे आप सभी को सीताराम कंवर के जीवन से परिचित कराएंगी। माफ कीजिए, खुशबू जायसवाल कुछ कारणों से मंच पर नहीं आ पा रही है। उनके स्थान पर साक्षी गुप्ता मंच पर आएंगी, जो एमए प्रथम वर्ष की छात्रा है और आप टंट्या भील के जीवन से हमें परिचित कराएंगी। वेशभूषा फैंसी ड्रेस के रूप में शोरन मालवीय मंच पर आएंगी। आप बीए 3य वर्ष की छात्रा हैं। आदरणीय प्राध्यापकगण एवं
एवं समस्त छात्राओं को मेरा प्रणाम। आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन के उपलक्ष्य में मैं साक्षी गुप्ता आप सभी के समक्ष टंट्या भील के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभी संस्कृतियों, धर्मों और जातियों को साथ लेते हुए निरंतर विकास एवं प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से देश की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जो न केवल अपनी संस्कृति के लिए प्रख्यात है, परंतु इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भी बहुत योगदान दिया है। भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं। देश के खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर देश आज़ाद होने तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीकों से जंग लड़ी थी, और इन्हीं में से एक क्रांतिकारी टंट्या भील। टंट्या भील का जन्म 1842 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। टंट्या भील का असली नाम टंड्रा भील था। वो एक ऐसे योद्धा थे जिसकी वीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का दर्जा दिया था। देश के आज़ादी के जननायक और आदिवासियों के हीरो टंट्या भील की वीरता और अदम्य साहस से प्रभावित होकर तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत किया था। वो भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम किया था। टंट्या ने गरीबों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके चलते वो गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उठे। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है। टंट्या भील सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने अमीरी गरीबी का भेद हटाने के लिए हर स्तर पर कई प्रयास किए थे, इसलिए वो आदिवासी समुदाय के बीच मामा के रूप में भी प्रख्यात हुए। टंट्या भील को उनके विद्रोही तेवर के चलते कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। टंट्या का स्वभाव उनके नाम की तरह ही था, जिसका शाब्दिक अर्थ झगड़ा होता है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बावजूद टंट्या मामा के कारनामों के चलते अंग्रेजों ने ही उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। आदिवासियों के विद्रोह की शुरुआत प्लासी युद्ध के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी, और ये संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। सन 1857 से लेकर 1879 तक टंट्या भील ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वो अपना गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाया करते थे। टंट्या भील के बारे में कहा जाता है उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या एक ही समय में 1700 गांवों में सभा किया करते थे। टंट्या की इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। टंट्या देखते ही देखते अंग्रेजों की आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के जानवरों की भाषाएं भी आती थी। आखिरकार में कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण वो अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1879 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने टंट्या मामा के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया था। इसी जगह को टंट्या मामा की समाधि के स्थल माना जाता है। आज भी सभी रेल चालक पातालपानी पर टंट्या मामा को सलामी देने के लिए कुछ क्षण के लिए ट्रेन रोकते हैं। मध्य प्रदेश के हीरो टंट्या मामा के जीवन पर आधारित एक फिल्म टंट्या भील भी बन चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के भंवरकुआ चौराहा का नाम जननायक टंट्या भील चौराहा कर दिया। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। बागी हूँ मगर सच्चा हूँ, बागी हूँ मगर सच्चा हूँ, शायद इसलिए जिंदा हूँ इमारतों के बीच जंगलों के साथ में। बिरसा का अनुयायी हूँ, हाँ मैं आदिवासी हूँ, हाँ मैं वही आदिवासी। धन्यवाद। आपने अपनी बात को बहुत सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अगली वक्ता के रूप में मैं बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा रवीना साहू को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और भीमा नायक के योगदान से हम सभी को परिचित कराएं। आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्राओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं रवीना साहू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भीमा नायक जी के विषय पर कुछ शब्द आपको बताना चाहूँगी एवं उनके द्वारा दिए गए योगदान को साझा करते हुए आज मैं आपके सामने उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जय भीम का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। जय भीम का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है, बल्कि जय भीम का मतलब अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ और शिक्षा के लिए संघर्ष से है। भीमा नायक जी का जन्म सन 1840 निमाड़ी प्रदेश के पंचमोहाली गांव में हुआ था।
भीमा नायक जी को निर्माण का रॉबिन हुड कहा जाता था। भीमा जी की माता जी का नाम सुरसीबाई भील था। उन्होंने ही भीमा जी को ब्रिटिशों से युद्ध करने की प्रेरणा दी थी। भीमा जी का कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक रहा है। वीर भीमा जी को पकड़ने के लिए तत्कालीन भाड़वानी के राजा ने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि वह भीमा के उम्मीद नायक समेत अन्य वीर नायकों को पकड़ लें। मैं इन्हीं शब्दों में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं, वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को, सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को। उनकी वजह से हम चैन के सांस ले पाते हैं, उनकी वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं। 1857 में हुए अम्बापानी युद्ध में भीमा जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज जब भीमा जी को ऐसे नहीं पकड़ पाए तो उन्हें उनके किसी करीबी के मुखबरी पर धोखे से पकड़ा था। उनके योगदान और उनकी शहादत को लेकर कई तरह के शोध हुए हैं। आदिवासी समुदाय के इस योद्धा को अंडमान के काला पानी में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दी गई थी। भीमा जी ने आदिवासी समुदाय को एकजुट किया, जिससे स्वतंत्रता की जंग में भीमा नायक जी ने अंग्रेजी शासन की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। और इसी समय तात्या टोपे निर्माण क्षेत्र या बड़वानी में आए। उस समय तात्या टोपे की मुलाकात भीमा नायक जी से हुई। उन्होंने अंग्रेजों के 71 ठिकानों को नष्ट कर दिया था। मैं इन्हीं शब्दों में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। सच्ची है देशभक्ति और मैं वतन पर ईमान रखता हूँ, सच्ची है देशभक्ति और मैं वतन पर ईमान रखता हूँ। तिरंगे की शान के खातिर हथेली पे जान रखता हूँ, तिरंगे की शान के खातिर मैं हथेली पे जान रखता हूँ। भीमा नायक जी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेज सरकार द्वारा उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा गया था। भीमा नायक जी की मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रवीना। रॉबिन हुड केवल पश्चिमी देशों में नहीं हुए हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी हुए हैं। और हमारे प्रदेश में जो बड़वानी है, वहाँ के कॉलेज का नाम भीमा नायक की स्मृति में ही रखा गया है। अगली वक्ता के रूप में मैं श्वेता कुशवाहा को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वे बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और रानी दुर्गावती के शौर्य और साहस से हमें परिचित करवाएंगी। श्वेता कुशवाहा। सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय प्राचार्यों को मेरा नमन। मैं श्वेता कुशवाहा कक्षा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष आज मैं रानी दुर्गावती के बारे में आपको उनकी वीर गाथा का व्याख्यान करना चाहूँगी। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासक थी, जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती है। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। वीरांगना महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। महोबा के राठ गांव में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करके उसे अपनी पुत्र वधू बनाया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्ष का नारायण ही था, अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। दुर्गावती की वीरतापूर्वक चरित्र को लंबे समय तक इसलिए दबाए रखा कि उसने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया और उन्हें अनेकों बार पराजित किया। देर से ही सही, मगर आज वे तथ्य संपूर्ण विश्व के सामने हैं। धन्य है रानी का पराक्रम, जिसने अपने मान, सम्मान, धर्म की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेकों बार शत्रुओं को पराजित करते हुए बलिदान दे दिया। धन्यवाद। रानी दुर्गावती पे काफ़ी ओजस्वीपूर्ण व्याख्यान दिया। एक तथ्य जो अभी भी टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं बन पाया है,
रानी दुर्गावती ने मांडव के शासक बाज बहादुर को भी युद्ध में हराया था और बाज बहादुर इस पराजय से इतना अपमानित हुआ था और उसको इतना शोक हुआ था कि बाद में वो फिर संगीत और राग रंग में भी डूब गया। अगली वक्ता के रूप में मैं गायत्री जामुन को बुलाना चाहूंगी। क्या वे सदन में उपस्थित है? उनकी जगह साक्षी उनकी जगह साक्षी गुप्ता। अच्छा, साक्षी गुप्ता आएंगी और वे हमें मुद्दे बैंक के बारे में बताएंगी। कुमारी साक्षी गुप्ता। आदरणीय प्राध्यापकगण एवं समस्त छात्राओं को मेरा फिर से नमस्कार। आज मैं आपको मुद्दोबाई के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। सन 1930 की बात है। शिवनी जिले से 9 से 10 मील दूर एक गांव था तुरिया। उस समय एक ब्रिटिश कानून पास हुआ जिसके तहत सभी जनजातियों का उस समय से जंगल पर अधिकार खत्म हो जाएगा और उन्हें वहां जाने पर भी ब्रिटिश सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी के चलते जनजातियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। मुद्देबाई व और कई क्रांतिकारियों ने सरकारी जंगल, चंदन के बगीचों में घास काटकर यह सत्याग्रह किया। इसकी जानकारी मिलने पर तत्कालीन टीएसपी व दरोगा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु उनके नहीं रुकने पर पुलिस ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके चलते मुद्दोबाई, रीनाबाई, देमोबाई और बिरजू भोई शहीद हो गए। यह दर्शाता है कि भारत को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इसमें हमारे कई जनजातीय क्रांतिकारियों का भी विशेष योगदान रहा है, जिसमें मुद्दोबाई ने भी विशेष भूमिका निभाई है। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मंच पर आमंत्रित है कुमारी अदिति श्रीवास। आप बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा हैं और मंशु ओझा के बारे में हमें बताएंगी। कुमारी अदिति श्रीवास। नमस्कार। आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्राओं को मेरा साधुवाद। मैं अदिति श्रीवास स्वतंत्र संग्राम सेनानी मंशु ओझा के विषय पर आज कुछ योगदान के बारे में बताना चाहूँगी। जंग लड़े वो वीरों की तरह, जब खून खेलकर फालूदा हो, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश यारो आज़ाद हुआ, तभी तो देश यारो आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंशु ओझा के जीवन परिचय बताना चाहूँगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंशु ओझा पिता अमराराव ओझा का जन्म रातामाटी में हुआ। बाद में बाजार ठान ओझा मोहल्ले गणगौर जिले में बैतूल में निवास हो गए। गरीबी होने के कारण पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब थी, जिसके कारण उनकी शिक्षा भी ना के समान थी। सन 1942 में आज़ादी की चिंगारी एक ज्वाला रूप में पूरे भारत देश में फैल चुकी थी, जिसे भारत छोड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आंदोलन को शुरू होने से पूर्व ही 9 अगस्त को रात्रि में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी सहित मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि कार्यगणों को अन्य सदस्यों को बंदी बनाकर पुणे भेज दिया गया। मैं इन्हीं शब्दों में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी हम कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आँख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उनकी आँखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे, उनकी आँखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। सरकार ने आंदोलन को भारत समाप्त करने के लिए गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किए और हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई। मध्य प्रदेश में सागर, जबलपुर, बैतूल रियासतों में कई जगह आंदोलन में उग्र रूप ले लिया। मैं इन्हीं शब्दों में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो याद हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त भी मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त भी मिट्टी हिंदुस्तान की हो।
हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की संख्या अधिक होने के कारण बहुत से बंदियों को नागपुर एवं नरसिंहपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 4/11/1942 से 20/7/1944 तक कठिनाइयाँ झेलते रहे। अंग्रेज सरकार ने यातायात सहते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंसू ओझा जी पिता अमराराव ओझा नरसिंहपुर जेल में कारावास की सजा भोगते रहे। देश के मूल निवासी आदिवासियों ने भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंसू ओझा के कारण ही आज ओझा जनजाति का सर गर्व से ऊंचा रहा है। भारत देश की आज़ादी में ओझा जनजाति का भी योगदान रहा है। मैं अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ कुछ कहना चाहूँगी। मेरा हिंदुस्तान महान था, मेरा हिंदुस्तान महान है, मेरा हिंदुस्तान महान रहेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर शोभना जोशी मैडम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर शोभना जोशी से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। आप हिंदी विभाग में हैं और अपनी विद्वतापूर्ण शैली में वे हमें बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में बताएंगी। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में वे अपने विचार हम सबके समक्ष रखेंगे। नमस्कार, आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर निशा जैन, मेरे साथी और सभी प्रिय छात्र। मेरा अध्यापक कभी नहीं मरता, इसलिए इन बच्चों ने बहुत सुंदर संकल्पना की। एक बात इनसे सबसे पहले कहूँगी कि आप जो काम करने जाते हैं तो जिसका चरित्र निभाते हैं तो कोशिश करें कि वो हमारे भीतर कहीं 1% भी आ जाए। चेहरे पे गौरव की बात जब हो, वीरता की बात हो तो चेहरे पे वो तेज होना चाहिए। इतना निस्तेज चेहरा इस उम्र में, ये उम्र तो ये है कि अपने आप एक बात करना चाहूँगी और कम बात करूँगी। हालांकि आज मेरे परीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी नागराज हैं, पता नहीं पास करेंगी नहीं करेंगी, वो आज मेरा टेस्ट ले रही हैं। जनजातियाँ पृथ्वी के आदिम निवासी, सबसे पुराने निवासी की वंशज हैं। वे आज आपको नजर आ रही, ऐसी बात नहीं है। जब पृथ्वी जिस दिन यहाँ थी और मनुष्य जिस दिन पहला था, तब के निवासी ये जनजातियाँ हैं। घनघोर जंगलों में प्राकृत जीवन जीने वाले, प्राकृत मतलब प्रकृति के साथ जीवन जीने वाले, एयर कंडीशन नहीं, कुछ भी पका हुआ कुछ नहीं, ढेर सारा जो मिला वह खाया, कम से कम में जीवन यापन करने वाले मनुष्य जो प्रकृति की संतानें थी, वे थे। प्रकृति का अभिन्न अंग होकर जीने वाली इन जनजातीय संतानों के जीवन में खलल आया। खलल मतलब मुसीबत आई, परेशानी आई, तब जब नागरी सभ्यता से नगर में रहने वालों की गिद्ध दृष्टि इन पर पड़ी। नागरी सभ्यता आई, एक नगर में रहने वाले आए। नगर में रहने वाले जानते हैं ना, सारी सुविधाएं लेना, उनको खींच लेना, गांव से, जंगलों से, शब्दों से खींच लेना सारी। तो नागरी सभ्यता की गिद्ध दृष्टि जब इन पर पड़ी तो इनकी मुसीबतें शुरू हुई। आज से नहीं, जिस दिन पड़ी होगी, पहला दिन वो जब होगा जब किसी को पता चला होगा जंगल में बहुत सारी लकड़ी है, बहुत सारी खनिज है, तब की बात है ये। इनके बढ़ते स्वार्थों के कारण जंगल की ओर इन्होंने रुख किया और इन प्राकृत संतानों का सरल जीवन जटिल हो गया। कितनी अजीब सी बात है कि समृद्धतम जमीन के भीतर रहते हुए सारी खनिज संपदा, सारा सुंदर पर्यावरण, इतना सारे खाद्य पदार्थ, सारी औषधियां जानते हुए ये वे संतानें थी प्रकृति की जो उतना ही इससे लेती थी जितनी उनको जरूरत होती थी। वे इससे ज्यादा कभी नहीं लेती थी। उनके पास कहीं संग्रह करने का कुछ नहीं था, न बिजली संग्रह, न पानी संग्रह, न कपड़ा संग्रह, न अनाज संग्रह, कुछ नहीं था। पर वे खुश थे और अधुनातन तमाम आधुनिकता से बढ़कर आधुनिक वे थे अपने विचारधारा में, अपनी जीवन शैली में।
इनकी सरलता को मूर्खता माना गया, साहस को आतंक का नाम दिया गया। अपनी सुविधा के अनुसार इनको कमतर आंकने वाले मिथक और परिभाषाएं नगर वालों ने गढ़ ली। क्या गढ़ ली? कि ये असभ्य हैं, आतंकित करते हैं, जंगली हैं, और इन्हें तरह तरह के नाम दिए गए। 18वीं सदी की उत्तरार्ध से 2013 तक भारत की ये प्राकृत संतानें, तमाम जनजातियां जो भारत की हैं, अंग्रेज सत्ता से लेकर देशी शासन तक अपने जल जंगल जमीन के दोहन और शोषण के खिलाफ संघर्ष करती रही। वे पोथी भी नहीं पढ़े थे, उपाधि प्राप्त नहीं थे, पर वे जानते थे हमारा शोषण हो रहा है, हमारा दमन हो रहा है, और इस शोषण दमन के खिलाफ लड़ने को तत्पर भी हुए। और एक या दो बार नहीं, सन 1766 से लेकर 2013 तक ये भारतीय जनजातियां लगभग 250 वर्षों में 250 बार अंग्रेजों, भारतीय जमींदारों, महाजनों, पठानों के विरुद्ध संघर्ष करती रही। इनके विस्तार में जाने का तो ये समय भी नहीं है, यहाँ उसकी प्रासंगिकता भी नहीं है, पर इसकी विस्तृत जानकारी आपको डॉक्टर केदार प्रसाद मीणा की एक पुस्तक है आदिवासी विद्रोह में उपलब्ध होगी। यदि यहाँ पर कोई जनजाति छात्रा है तो वह जाने कि डॉक्टर केदार प्रसाद मीणा की पुस्तक है आदिवासी विद्रोह, आपने पढ़नी चाहिए, विरासत से परिचित होना चाहिए। इन संघर्षों में बाहरी सत्ताओं ने तिलका मांझी को, सीधो को, कानू, बिरसा मुंडा, देवरीधर को मृत्युदंड दिया, जिस समय यह चरम पर था। मृत्युदंड का विधान उनके अपने समाज में नहीं था, उनके समाज में तो बाहरी लोग गए थे, उनको मृत्युदंड मिला। किस लिए मिला? क्योंकि वे अपने खाने पानी पे दूसरे का अधिकार नहीं देना चाहते थे और उनके जीवन में दुश्वारियां पैदा हो गई थी। डॉक्टर वीर भारत तलवार ने लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, 1855-56 में हुआ संथाल हूल विद्रोह। जैसे हमारे यहाँ भील जंटिया वगैरह की बात है, ये आदरणीय जो हमारे जनजाति वीर हैं, वैसे ही संथाल लोग भी लड़े थे। हूल का अर्थ होता है विद्रोह, तो संथाल हूल आधुनिक भारत के इतिहास में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। क्या? 1855 और 56 में हुआ संथाल हूल विद्रोह। इतिहास में इसकी तुलना इसके सिर्फ एक साल बाद घटे 1857 के संग्राम से की जा सकती है। दोनों ही जन विद्रोह थे, दोनों में बड़ी असमानता थी। 1857 का विद्रोह जहां राजाओं, ताल्लुकदारों, जमींदारों और कई बड़े सिपह सालारों के नेतृत्व में हुआ, वहीं दूसरी ओर संथाल विद्रोह हूल बहुत ही साधारण गरीब आदिवासियों के नेतृत्व में हुआ। विद्रोह के सर्वोच्च नेतृत्व में रहे साधारण गरीब सीधो, कानू, चांद, भैरव के पास अपनी जमीन भी नहीं थी। वे गरीब किसान से खेत मजदूर में बदल चुके थे। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ, छात्राओं से बात कर रही हूँ, कि हम लड़ते कब नहीं हैं। हम सोचते हैं हमारे पास कुछ सुविधाएं आएंगी, हथियार आएंगे, कुछ हम और सक्षम हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा तब लड़ेंगे, पर इनके पास तो कुछ नहीं था, फिर भी आत्मसम्मान के लिए लड़े। तो आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल भीतर की आत्मा की शक्ति और उसकी चैतन्यता चाहिए होती है। वह इन जंगल की प्राकृत संतानों में थी। वीर भारत तलवार की इस बात को समझने के लिए, इनके संघर्ष को समझने के लिए नागरी चश्मे से आप देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसको हटाएंगे तब इसका यथार्थ रूप और जिस गौरव की बात हम आज कर रहे हैं, उस गौरव को हम उसके सच्चे स्वरूप में समझ पाएंगे कि वह गौरव क्यों है और कितना महत्वपूर्ण है, कि कैसे इन लोगों ने भी इतने बर्बर और इतनी सशक्त अंग्रेज सत्ता से भी लोहा लिया था अपने आत्मसम्मान की खातिर। अब प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय को तभी गौरवशाली माना जाएगा तब वह शस्त्रास्त्र से युद्धरत होगा। क्या जब शारीरिक लड़ाई अस्त्र शस्त्र से होती, कोई मारा जाता है, मर जाता है, हत्या होती है, तभी क्या गौरवशाली इतिहास बनता है? ये सिर्फ इसलिए नहीं लड़े थे, इनके बहुत सारी समस्याएं थी। क्या अपनी जातीय अस्मिता, अस्तित्व, आत्मसम्मान, आत्मगौरव की सुरक्षा के लिए संघर्ष गौरवशाली नहीं होता? तो हमारी जनजातियां जो हैं वे सत्ता के लिए नहीं लड़ी थी, वे अपनी अस्मिता के लिए लड़ी थी, अपने जल जंगल जमीन के लिए भी लड़ी थी।
पूंजी और शक्ति संपन्न नगरों सत्ताओं ने हमारे इन गौरवशाली भाई बहनों के मनुष्य होने की गरिमा और आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई थी। इन्हें नेस्त नाबूद करना भी चाहा था। इनकी तमाम लड़ाइयों में यह लड़ाई भी शामिल थी। अब ये बात जो मैं कह रही हूँ आप और आसानी से समझ पाएंगे। मैं आपको हूल का एक विद्रोह गीत का अंश सुनाती हूँ। साहबों का शासन दिक्कतों भरा है, साहबों का शासन दिक्कतों भरा है, हम चले या रुके, हम चले या रुके, खाने पीने व पहनने हर तरह से दिक्कत है, हम चले या रुके। क्या कह रहे हैं इस कविता में, इस गीत में, इस जनजाति गीत में कहा जा रहा है कि हम कुछ भी करें, सत्ता को हमसे दिक्कत है, हम चले रुके, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, सबसे सबको दिक्कत है। कितना दर्द है उनकी इस बात में। सीधो कानू ने क्यों क्रांति की? सीधो कानू जनजाति, संथाल जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करते थे और क्यों हूल छिड़वा दिया? महाजन केनाराम और बेचाराम के लोगों के ठगने के चलते हूल छिड़वा दिया। हूल यानी विद्रोह। संथालों के देश में सीधो कानू राजा हुए थे, अंगुली उनकी कलम थी, खून उनकी स्याही थी, तभी संथाल परगना अलग किया गया था। सुबह उठकर खटिया में बैठकर क्यों छोटे बाबू रो रहे हो? रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? सीधो कानू भी मारे गए, संथाल खून नदी में बह गया, फिर भी संथाल लोग दूसरे के हाथों में। संथाल भाई आप लोग कितना दिन सोए रहिएगा, जागिए। जाति, समाज, आचार, व्यवहार, जन्म स्थान क्यों भूल रहे हैं? क्यों आप लोग छोड़ रहे हैं? संथाल देश सोना, मिट्टी, खून से पटाए थे हमारे वीरों ने। ये जो कविता मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ी बच्चों कि आप जाने कि जो आपको आज मिल रहा है ना इतनी आसानी से, यह सब इतना आसान था नहीं। इसके लिए बहुत सारा खून, बहुत सारे जीवन नष्ट हो गए, बहुत पीड़ाएं झेली हैं जिसकी तो अनुभूति भी आप तक पहुंचती नहीं है। इसलिए आप इतने गैर जिम्मेदार होते जाते हैं और समझते नहीं कि जो अध्ययन करने का आपको अवसर मिला है तो उसका कितना लाभ लें। ये लोग बेचारे कैसे मारे गए, इसको समझें। फूलो झाड़ो, तुमने हाथों से तलवार पकड़ो, तुमने भाइयों से बड़ वीरता दिखाई, भोगना ढीह में तुम दोनों ने कस्में खाई, तुमने महाजनों सूदखोरों के अत्याचार को नहीं सहा, तुमने दोनों हाथों से तलवार उठाई, अंग्रेजों और दरोगा के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, केनाराम बेचाराम को तुम दोनों ने सबक सिखाया, तुमने 21 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या की, तुम दोनों का नाम अमर हो गया। ये दोनों बहनें थीं वहाँ संथाल विद्रोह के समय, उनकी बात है। ये गीत संथाल परगना की प्रकृति संतानों के हैं, पर यदि इनके स्थान और नाम बदल दिए जाएं तो यह पीड़ा, यह संघर्ष, यह चेतना देश भर के जनजातियों के भीतर मौजूद थी। वे सब इसी तरह सभा कर और गीत गाते और लड़ते रहे थे। हूल विद्रोह की 30 जून 1855 को भोगनाडीह की सभा में बिरसा मुंडा ने एक गीत गाया था। साहित्य की हूं ना, इसलिए उसी के जरिए बात करना चाहती हूँ। वह गीत था बिरसा मुंडा ने जो गाया 1855 में। विशाल नदी में बाढ़ आई है, आसमान में धूल भरी आंधी उमड़ घुमड़ रही है, ओ मैना भाग जा, जंगल में आग और धुआं जोरों से उठ रहा है, ओ मैना तेरी माँ झुलस रही है, ओ मैना तेरा बाप बाढ़ में असहाय बहा जा रहा है, ओ मैना। कैसी पुकार है। कभी कविता पढ़े होगी माखनलाल चतुर्वेदी की कोकिला, बस उसी स्तर की यह चेतना है, उसी स्तर की पुकार है कि जागो जागो, अपनी अस्मिता के लिए जागो, सम्मान के लिए जागो, सोए मत रहो, तुम्हारे जंगलों में आग लगी हुई है। यह गीत चरम पीड़ा की अभिव्यक्ति है। हमारे इन भाई बहनों के जंगल जो थे सिर्फ इनके लिए संसाधन नहीं थे, न है, ये इनके माई बाप हैं। इसी तरह यदि हम 1881 के भील विद्रोह के पश्चात इनकी मांगे भी जाने तो इनके अस्तित्व के गौरवशाली संघर्ष को भी समझ सकेंगे। 1881 में जब भील विद्रोह हुआ था तो तब बहुत संकट का समय था बच्चों। आज हम जितनी आसानी से जीवन जी रहे हैं ऐसा नहीं था। उन सबको कैद कर लिया गया, सबको कैद में डाल दिया गया। तब उनके नेताओं ने समझौता करने के लिए जो 24 मांगे रखी, उनके भीतर जाके समझेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या पीड़ा उनकी रही होगी।
भविष्य में भीलों और उनके घरों परिवारों को देखा न जाए भीतर जाके, भील पुरुष महिलाओं का भार नहीं लिया जाए, रिखत देव में मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाए, पड़ोना बारापाल में थानेदार सिपाहियों की हत्या की माफी दी जाए, भीलों की भूमि की नाप जोख न हो, बराड़ मतलब टैक्स होता था उसकी दर घटाई जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कुंता राजस्व जो दिया जाता है टैक्स के समय, कामदार जो छोटे राज कर्मचारी होते थे उसको वसूलने वाले जो भील होते थे उनको कष्ट न दिया जाए, वे राजस्व देंगे लाकर, आप उन्हें सताएं नहीं। भीलों से कोदरा, कोदरा जंगली अनाज, कोदरा पर राजस्व न लिया जाए, आम एवं महुआ की पत्तियों के संग्रह पर टैक्स न हो, तो उनकी चीजें थी ना, पत्तियां नीचे गिरी हुई इस पर टैक्स लगा दिया गया था। भीलों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु महुआ पर टैक्स न लगाया जाए, पुलिस थाना संख्या न बढ़ाई जाए, सिपाहियों सवारों द्वारा पटिया गांव के भीलों से पूनम की चौकी के मध्य में 12 आना प्रति भील जो वसूली होती थी वह समाप्त की जाए, वहां से निकलते थे तो वसूली होती होगी, वह समाप्त हो। निजी उपयोग की घास लकड़ी पर कर न हो, 1881 की बात कर रही हूं मैं, क्या समय रहा होगा। निजी उपयोग की घास लकड़ी पर कर न हो, ऋषभदेव के खजाने से जो राशि बीलक और पिपली वालों को मिलती उन्हें दी जाए जो वहां के रहने वाले थे। अफीम नमक तंबाकू का ठेका न दिया जाए, ठेका दे देते हैं तो लोग स्थानीय निवासी तो उस पर हाथ भी नहीं धर सकते जिनकी वो अपनी संपदा है। घास एवं लकड़ी का ठेका न दिया जाए, घास लकड़ी का ठेका देंगे ठेकेदार तो छूने भी नहीं देगा, खाना क्या बनाएंगे, चारा क्या खिलाएंगे, सोचो क्या मुसीबत रही होगी। 3 वर्ष से बंदी भीलों को मुक्त किया जाए, भील पालों से डाक हरकारे हटाए जाए, सुरक्षा चौकियां भील मार्ग भीलों को दें, ऋषभदेव श्रीनाथ जी तीर्थयात्रियों को भीलों को बोलाई वसूल करने का अधिकार दें, भीलों को निजी उपयोग हेतु मावड़ी बनाने का अधिकार दें, भीलों की सामाजिक परंपरा में हस्तक्षेप न करें, सभी भीलों को जो विद्रोह में शामिल थे उन्हें माफी दी जाए। अब यह सब तो आजादी के पहले की बात है। अब पश्चात में क्या, पश्चात में यह कि दुख और संघर्ष की गाथाओं क्या हमसे गाएंगे आप सब लोग छात्राएं जो हैं। इस स्वर्णिम गौरवशाली विरासत को आपने संरक्षित, सुरक्षित और विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह दायित्व जनजातीय युवाओं पर विशेषकर आता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे आप रोक नहीं सकते, रोकना असंभव है, इसलिए परिवर्तन तो हुआ है, होगा भी, किंतु इस परिवर्तन के साथ हमारी वे लड़कियां जो ट्राइब से आती हैं वे अपनी पहचान को पुख्ता करें। भारत सरकार और शासन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भी अनुसूचित जनजाति की विद्यार्थियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं आप उसका भरपूर उपयोग करें, योजनाएं समझें, इनका लाभ लें, सही दिशा में जाएं, परिश्रम करें, गतिमान हो, उन्नतिशील हो, तभी इस गौरवशाली इतिहास को बांचने का, मनाने का सच्चा स्वरूप सामने आएगा, नहीं तो केवल ऐसी कथा बांचते रह जाएंगे। अपनी जड़ों तक आप बने रहें और अपने पीछे छोटे भाई बहनों को भूलें नहीं कभी भी। अपने भीतर जंगल का बीहड़ और शुद्धता को संभाल के सुरक्षित रखें और आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाएं। इस भाव के साथ कि हमारे ये भाई बहन प्रकृति की संतानें विश्वग्राम में खो न जाएं और भविष्य में स्थानीयता ही मनुष्यता को बचाएगी, तो उनकी स्थानीयता सुरक्षित रहे, बनी रहे। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद देती हूँ जिसने इन्हें याद किया। उत्सव समिति की डॉक्टर विनीता वर्मा, डॉक्टर मीनाक्षी नागराज, योगिता मांडलिक, पूजा जायसवाल मेरी बहुत प्रिय युवा मित्र हैं, इनका धन्यवाद कि उन्होंने मुझे कुछ बात करने के काबिल समझा। और सभी श्रोताओं को धन्यवाद जिन्होंने मुझे धैर्य से सुना। नमस्कार, सबको सब प्रेम, शुभकामनाएं। धन्यवाद शोभना दीदी, आप बिल्कुल अर्जुन की भांति मछली की आंख पर तीर का निशान लगाने में सफल हुई है। 100% मार्क्स। मैं जानती हूँ सदन का समय अमूल्य है
ज़्यादा मैं विस्तार में बात नहीं करूँगी, पर 2 बातों की तरफ ध्यान खींचना चाहूँगी बहुत संक्षेप में, कि यहाँ जो जनजाति समाज से संबंधित छात्राएं हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी है। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मैंने एक समाचार पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि कुछ युवाओं ने मिलकर भीली बोली का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। हालांकि मैं साहित्य की प्राध्यापक नहीं हूँ, पर मेरा जो एक छोटा सा ज्ञान है उसमें मुझे मालूम है कि भाषा और बोली में ये अंतर है कि भाषा जो है वो लिखित रूप में होती है और बोली जो होती है वो मौखिक रूप में होती है। तो हमारी जितनी भी जनजातीय भाषा है सब बोली के रूप में है, अभी भाषा का रूप किसी ने नहीं लिया है। तो जब आप अपनी डिग्री पूरी करें और किसी अहम स्थान पर पहुंच जाएं, तो आपका सबसे बड़ा दायित्व ये होगा कि अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है या क्षेत्रीय बोली है उसको आप भाषा का रूप दें और उसका सॉफ्टवेयर विकसित करें। मैडम ने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि निश्चित ही जो आदिवासी समुदाय है वो प्रकृति पुत्र है। ये पर्यावरण के साथ बगैर छेड़छाड़ किए उसके साथ सामंजस्य और तालमेल बनाते हुए अपनी जीवन शैली जीते हैं। पर्यावरण को जरा भी क्षति नहीं पहुंचती है। और एक आज का समय है कि हम तथाकथित आधुनिक समाज अपने आप को बहुत ज़्यादा आधुनिक कहता है कि हम विज्ञान के चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुके हैं, पर हमारी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ने हमारी हवा को, धरती को, जल को, न जाने किन किन चीज़ों को खोखला कर दिया है। ये कैसी प्रगति है। तो यहाँ इस आधुनिक समाज को जनजाति समुदाय से सीखने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल विकसित करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। ये तो वैज्ञानिक तो चिखते रहेंगे कि ओजोन परत के छेद विशाल होता जा रहा है, जल प्रदूषित होता जा रहा है, जमाने भर के जलवायु परिवर्तन के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते रहेंगे। ये सब होता रहेगा, लेकिन यथार्थ धरातल पर कुछ नहीं होगा। तो ये काम हमें ही करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि एक हमारी वक्ता रह गई है खुशबू जायसवाल। आप बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा है और आप सीताराम कंवर के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय प्राध्यापकगण एवं सभी छात्राओं को मेरा प्रणाम। मैं खुशबू जायसवाल बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा आज आपको वीर सीताराम कंवर जी से परिचित करवाऊंगी। वीर सीताराम कंवर जी का जीवन परिचय। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में वीर सीताराम कंवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीताराम एक आदिवासी योद्धा थे। इन्होंने समाज को नई दिशा प्रदान की थी। सन 1857 की क्रांति में शहीद वीर सीताराम कंवर ने निमाड़ क्षेत्र में विरोध कर अंग्रेज शासन के छक्के छुड़ा दिए थे। वीर सीताराम जी का एक बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में सीताराम जी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। उनके बलिदान और गौरव की गाथा आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए सीताराम बलिदान दिवस मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष 9 अक्टूबर को सीताराम जी के इस शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर सीताराम जी का वीर गाथा। इस संग्राम में लगभग 20 स्वतंत्रता संग्रामी शहीद हुए थे। इनमें से वीर सीताराम और हवाला शामिल थे। वीर सीताराम का सब केप में लाया गया, जिससे उनके शहादत की पहचान हुई। यह विद्रोह सीताराम जी ने कोई धन दौलत या राजपाट के लिए नहीं किया गया था, बल्कि अपने लोगों की स्वतंत्रता पाने के लिए किया गया था। उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के सामने झुकने नहीं दिया था। ऐसे वीर क्रांतिकारी योद्धा सीताराम जी की शहादत को हम आज भी याद करते हैं। ऐसे वीर क्रांतिकारी योद्धा सीताराम जी की शहादत को हम आज भी याद करते हैं। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। मेरा हिंदुस्तान महान था, मेरा हिंदुस्तान महान है, मेरा हिंदुस्तान महान रहेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम वक्ता के रूप में मैं अमृत महोत्सव समिति की प्रभारी
डॉक्टर विनीता वर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो हमें बिरसा मुंडा के जीवन पर कुछ बताएंगी। आदरणीय विनीता मैडम। धन्यवाद मैम। सभा को मेरा प्रणाम। मैं जो जनजाति गौरव दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, बिरसा मुंडा जी की जो शहादत है या उनकी, उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। भगवान बिरसा मुंडा सुगना पूती पुत्र बने, कर्मी के थे लाल, ऐसे बिरसा लाल जन्मे छोटा नागपुर पठार। दशक सब 75वीं सदी 18 नवंबर के महा, गरीब किसान बना परिवार बिरसा जी का धाम। जनजाति की शान बने देवत्व के रूप, स्वतंत्रता जिनका लक्ष्य था, स्वतंत्रता हृदय का मूल। अकाल कुरूती महामारी में बिरसा बने सहाय, जो पूर्ण मनोयोग से सेवा धर्म निभाए। ऐसे बिरसा देवजू अमृत के पात्र, जिनके हर एक कर्म से जनजाति उत्थान। ब्रिटिश भी भयभीत रहे, पकड़ न पाए हाथ। ब्रिटिश भी भयभीत रहे, पकड़ न पाए हाथ। तब बिरसा देव को छल से दिया मात। तब बिरसा देव को छल से दिया मात। बिरसा प्याला विष का पी, परलोक गए सिधार। बिरसा प्याला विष का परलोक गए सिधार। 1900 की जून में हुआ जो दीपक शान। जय हो बिरसा देव जी, तेरी जय जयकार। सदियां याद करेंगी तुझको, तेरे कर्म महान। सदियां याद करेंगी तुझको, तेरे कर्म महान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर अग्रसर हो चला है। मैं कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय निशा जैन मैडम से निवेदन करूंगी कि कृपया वे मंच पर आए और आशीर्वचन स्वरूप हमें 2 शब्द कहें। आदरणीय जैन मैडम। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य, सदन में उपस्थित समस्त प्राध्यापकगण और प्रिय छात्राएं, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम गौरव दिवस मना रहे, जनजातीय गौरव दिवस। और यह गौरव दिवस जनजाति समाज में जो बहुत भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश शासन ने इससे प्रयास किया है कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आदिवासी योद्धाओं ने भाग लिया है, उनको सम्मान दिलाने के लिए इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का संकल्प लिया है। सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम तैयार किया है हमारी छात्राओं के लिए। और जो जनजातीय समाज के जो वीर योद्धा हुए हैं, उनकी जीवन प्रस्तुति देकर तैयार करवाया कार्यक्रम, जिसे छात्राएं बहुत रोचक तरीके से सुन पाई उनके बारे में, और बहुत कार्यक्रम अच्छा रोचक बन पाया। इसलिए पूरी आयोजन समिति बधाई की पात्र है। और साथ ही वे सभी छात्राएं जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति देके और आदिवासी वीरों के बारे में जो जानकारी हमें उपलब्ध कराई, वे सभी छात्राएं बधाई की पात्र हैं। जनजातीय गौरव दिवस में जनजातियों के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। जनजातियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आंदोलन के माध्यम से आज़ादी दिलवाने में सहयोग प्रदान किया। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता है। जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु इस आयोजन को मनाने की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। हमारे महाविद्यालय की अधिकांश छात्राएं जनजातीय समाज से, जिनकी अपनी खुद की अपनी संस्कृति है, अपना वेशभूषा है, अपना पहनावा है, अपनी बोली है। और बहुत सी छात्राएं शहरों में आकर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अपना करियर बनाने के लिए वे यहाँ पर आई है। तो मेरा इन छात्राओं से ये आह्वान है कि वे यहाँ रहते हुए शहरी संस्कृति में तो घुल मिल जाती है, किंतु अपनी जो मूल संस्कृति है उसको वे भुला नहीं पाए, उसको जीवित रखें। यही मेरा छात्राओं से आह्वान है।
कार्यक्रम के समापन से पूर्व कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगी। वक्त को जिसने न समझा है उसे मिटना पड़ा है, बच गया कर तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। कितनी ही कठिन हो, कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा, जल गया है दीपक तो अंधियारा ढल कर रहेगा, ढल कर रहेगा, ढल कर रहेगा। हमारी साथी प्रोफेसर पूजा जायसवाल से मैं आग्रह करूंगी कि वे मंच पर पधारे और आभार प्रदर्शित करें। जय हिंद। शहीदों को मेरा सशक्त नमन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम देश में दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। इसके माध्यम से हम जनजातीय समाज की कला, संस्कृति और हमारे देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें उनका योगदान को याद कर रहे हैं और यह देश की जनजातियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने और आने वाली पीढ़ी की स्मृति में उसे सदैव जीवित रखने के लिए शासन द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की अनुमति मिली है। इसके लिए हम शासन का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम आभारी हैं महाविद्यालय प्रमुख प्राचार्य मैडम के, जिनके मार्गदर्शन से हम इस कार्यक्रम को सफल रूप दे पाए। हम हृदय से आभारी हैं हिंदी विभाग की प्राध्यापिका मैडम शोभना जोशी के, जिनके उद्बोधन के माध्यम से हमें जनजातीय योगदान एवं संघर्षों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। मैं हृदय से आभारी हूँ समस्त प्रतिभागी छात्राओं की, जिनकी जीवंत प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई। मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहूँगी कि शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारी 60% जो प्रतिभागी थी वो जनजातीय परिवार से बिलोंग करती थी। कई छात्राएं ऐसी थी जो पहली बार मंच पे उपस्थित हुई थी, उनके मन में बहुत डर था, किंतु वो अपने जनजातीय गौरव दिवस के लिए इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने अपने डर को साइड में रखकर इस मंच पे आपके सामने उपस्थित थी। मैं आभारी हूँ संपूर्ण महाविद्यालय परिवार एवं समस्त उपस्थित छात्राओं की, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करी है। साथ ही मैं आभारी हूँ डॉक्टर मीनाक्षी नागराज मैडम की, जिन्होंने सफल संचालन के माध्यम से इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की। अंत में मैं हृदय से आभारी हूँ आज़ादी के अमृत महोत्सव समिति के सभी सदस्यों की, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम आज पूर्ण हो पाया। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होता है। जय हिंद, जय भारत।